जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का आईटीआई सेकेंड ईयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आपको डीसी जनरेटर चैप्टर से और डीसी मोटर चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसा ही प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा जाता है, तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा और हर एक यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए आज का प्रश्न शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। डीसी मोटर को प्रारंभ करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन स्टार्टर, बी ऑप्शन संधारित्र, सी ऑप्शन फ्यूज, डी ऑप्शन रिले। तो यहाँ पर आपका सही होगा ऑप्शन ए स्टार्टर, क्योंकि प्रारंभिक धारा जो होती है बहुत ही अधिक होती है, तो सीमित करने के लिए डीसी मोटर को सुरक्षित रूप से चालू करने के लिए स्टार्टर की जरूरत पड़ती है और इसी को लेकर ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। बी ऑप्शन दिया गया संधारित्र, तो ये जो होता है ये विद्युत आवेश संग्रहित करता है। डीसी मोटर को प्रारंभ या नियंत्रित करने में इसका उपयोग नहीं किया जाता है, तो ये आपका बी ऑप्शन गलत होगा। सी ऑप्शन फ्यूज दिया गया है, तो अधिक धारा से ये सुरक्षा देने का काम करता है। और डी ऑप्शन रिले दिया गया है, तो नियंत्रण स्विचिंग के अंतर्गत ये काम करता है। एक तरह से स्विचिंग डिवाइस होती है रिले, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा प्रश्न के अनुसार यहाँ पर केवल ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 32, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में कौन सा भाग घूमता है? पहला ऑप्शन दिया गया योक, बी ऑप्शन है पोल कोर, सी ऑप्शन है आर्मेचर, डी ऑप्शन है ब्रश होल्डर। तो यहाँ पर आपका सही होगा ऑप्शन बी आर्मेचर, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में ये घूमता है और चुंबकीय क्षेत्र में घूमकर यांत्रिक शक्ति उत्पन्न करता है। और यहाँ पर उसी चीज को लेकर प्रश्न पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में कौन सा भाग घूमता है? तो आर्मेचर घूमता है। और कहाँ पे घूमता है? तो चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ए ऑप्शन योक दिया गया है, तो ये मशीन का एक तरह से ऊपरी भाग होता है, जिसको ढांचा भी बोला जाता है, कवच भी बोला जाता है, या बॉडी भी जिसको आप बोलते हैं, ये इसको योक बोला जाता है। और बी ऑप्शन पोल दिया गया है, तो पोल जो होता है चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करता है, ये स्थिर भाग होता है। और डी ऑप्शन ब्रश होल्डर दिया गया है, तो ब्रश को ये स्थिर रखने में केवल ये काम करता है, ये ध्यान रखिएगा, ये घूमने वाला भाग नहीं होता है। तो प्रश्न के अनुसार यहाँ पर केवल सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो घूमने वाला भाग होता है वो केवल आर्मेचर होता है। क्लियर है? आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 33, जहां पे पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग होता है? ए ऑप्शन वोल्ट मीटर, बी ऑप्शन ओमीटर, सी ऑप्शन वाट मीटर, डी ऑप्शन मेगर। तो यहाँ पर जो आपका सही होगा वो केवल ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, ओमीटर, क्योंकि परिपथ में जो प्रवाहित विद्युत धारा है उसको मापने के लिए हम ओमीटर का प्रयोग करते हैं। और ये किसको मापता है? तो एम्पियर को, ये ध्यान, धारा को ये एम्पियर में मापता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ए ऑप्शन दिया गया वोल्ट मीटर, तो ये जो मापता है वोल्ट मीटर, ये केवल विभवांतर मापता है, धारा को नहीं मापता है, तो ये आपका ए ऑप्शन गलत होगा। और सी ऑप्शन वाट मीटर दिया गया, तो ये केवल विद्युत शक्ति को मापने का काम करता है। और डी ऑप्शन मेगर दिया गया है, तो ये इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने का काम करता है, ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न के अनुसार यहाँ पर केवल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 34, जिसमें पूछा जा रहा है कौन सा नियम वोल्टेज धारा और प्रतिरोध के बीच संबंध बताता है? पहला ऑप्शन दिया गया फैराडे का नियम, बी ऑप्शन है ओम का नियम, सी ऑप्शन है लेंज का नियम, और डी ऑप्शन है किरचॉफ का नियम। तो इसमें जो आपका सही होगा वो केवल ऑप्शन बी होगा, ओम का नियम, क्योंकि ओम का नियम क्या है? भी बराबर आई आर है, भी बराबर आई आर है। तो इससे हमको क्या मालूम चलता है? वोल्टेज हो गया और ये धारा हो गया और आर जो हो गया प्रतिरोध हो गया, इसके बीच ये क्या कर रहा है? संबंध बता रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा नियम वोल्टेज धारा और प्रतिरोध के बीच संबंध बताता है? तो भी बराबर आई आर, मतलब कि ओम का नियम। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए
यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया फैराडे का नियम, तो ये फैराडे का नियम गलत हो जाएगा क्योंकि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से ये संबंध रखता है। और सी ऑप्शन दिया गया लेंज का नियम, तो ये जो होता है ये प्रेरित धारा की दिशा केवल बताने में इसका उपयोग किया जाता है। और डी ऑप्शन दिया गया किरचॉफ का नियम, तो ये जो होता है जटिल विद्युत परिपथ एक तरह से उसकी विशेषता बताने में इसका काम लिया जाता है। तो हमारा प्रश्न के अनुसार जो सही होगा केवल ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 35, जिसमें पूछा जा रहा है फ्यूज तार बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन तांबा, बी ऑप्शन नाइक्रोम, सी ऑप्शन टीन सीसा मिश्र धातु और डी ऑप्शन इस्पात दिया गया है। तो यहाँ पर आपका सही होगा ऑप्शन सी टीन सीसा मिश्र धातु, क्योंकि कम गलनांक होने से फ्यूज तार बनाने में ये ज़्यादा उपयोग किया जाता है, क्योंकि टीन और सीसा जो होता है एक तरह से ये मिश्र धातु होता है, तो इसका गलनांक जो होता है बहुत ही कम होता है, ये ध्यान रखिएगा, उसी कारण इसका उपयोग करते हैं। बाकी और भी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, जैसे यहाँ पर दिया गया ए ऑप्शन तांबा, तो तांबा का उपयोग हम नहीं कर सकते, हालांकि ये अच्छा कंडक्टर है लेकिन इसका जो गलनांक होता है वो ज़्यादा होता है, तो फ्यूज तार में इसका उपयोग नहीं करते क्योंकि बहुत ही जल्द ये गलता नहीं है इसी कारण। और बी ऑप्शन दिया गया नाइक्रोम, तो ये जो होता है केवल हीटिंग तत्वों में उपयोग किया जाता है, खासकर यहाँ पर देखें जाए तो हीटर में इसका ज़्यादा उपयोग होता है। और डी ऑप्शन दिया गया इस्पात, तो इस्पात तो कठोर धातु है, फ्यूज में इसका इस्तेमाल हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ये एक ही काम होता है, वो होता है साथियों जनरेटर का। जी हाँ, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तित करता है उसको जनरेटर बोलते हैं। और ए ऑप्शन दिया गया मोटर, तो मोटर जो होता है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। और बी ऑप्शन दिया गया ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर जो होता है केवल वोल्टेज स्तर तक परिवर्तित करता है। और डी ऑप्शन दिया गया रेक्टिफायर, तो रेक्टिफायर जो होता है ये एसी को डीसी में परिवर्तन करता है, ये ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न में केवल हमसे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में पूछा जा रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे जनरेटर हम सी ऑप्शन को करेक्ट आंसर मारेंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37, जिसमें पूछा जा रहा है कौन सा घटक धारा प्रवाह का विरोध करता है। जैसे ए ऑप्शन सांधारित्र दिया गया, हालांकि सांधारित्र यहाँ पे कहना गलत हो जाएगा क्योंकि ये विद्युत आवेश संग्रहित करता है, धारा को ये नहीं करता है। और बी ऑप्शन प्रतिरोधक दिया गया, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि विद्युत धारा के प्रवाह का ये विरोध करता है और धारा नियंत्रित करने का काम करता है, तो ये आपका बी ऑप्शन सही होगा। और सी ऑप्शन प्रेरक दिया गया, तो ये धारा परिवर्तन का विरोध करता है। और डी ऑप्शन डायोड दिया गया, तो डायोड जो होता है साथियों इसका एक ही यहाँ पे काम होता है, केवल ये एक ही तरफ ये धारा प्रवाहित करेगा, ये इधर से रिवर्स वाला सिस्टम इसमें नहीं होता है। जैसे एक वायर होता है तो उसमें आप इधर से धारा देंगे तो ये इधर प्रवाहित होगा और इधर से धारा देंगे तो इधर प्रवाहित होगा, तो ऐसा सिस्टम यहाँ पर डायोड में नहीं होता है, केवल एक ही दिशा में ये धारा प्रवाहित करता है। तो प्रश्न के अनुसार यहाँ पर केवल हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि विद्युत पंखों में कौन सी मोटर उपयोग होती है। तो इसमें उपयोग होता है साथियों एकल फेज प्रेरण मोटर। जी हाँ, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा क्योंकि एकल फेज प्रेरण मोटर जो होता है घरेलू पंखा होता है, तो घरेलू पंखों में यहाँ पे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का ही उपयोग किया जाता है। श्रेणी मोटर का तो हम उपयोग नहीं करते क्योंकि ज़्यादा जब यहाँ पे भारी वाला काम होता है, गति वाला काम होता है, तो वहाँ पर हम सीरीज मोटर का उपयोग करते हैं। और यूनिवर्सल मोटर तो और भी यहाँ पे खास है, खासकर इसका मिक्सर में उपयोग किया जाता है, ड्रिलिंग जो मशीन होती है उसमें उपयोग किया जाता है। और डी ऑप्शन दिया गया डीसी शंट मोटर, तो ये तो स्थिर गति वाला होता है, ये ज़्यादा उपयोगी नहीं होता है, तो ये घरेलू में उपयोग नहीं किया जाता है। तो हमारा प्रश्न के अनुसार यहाँ पे केवल सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 39, जहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी बैटरी पुनः चार्ज की जा सकती है। तो पुनः जो चार्ज की जा सकती है उस बैटरी को बोला जाता है लेड एसिड बैटरी। जी हाँ, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। कई बार चार्ज और डिस्चार्ज करने की जो प्रक्रिया होती है ये लेड एसिड बैटरी में होती है। ये आपका फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा यहाँ पे मैच कर रहा था डीसी जनरेटर से, इसलिए मैंने इसको बना दिया।
और यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया ड्राई सेल। तो ड्राई सेल जो होता है एक बार आप इसका उपयोग कर सकते हैं, उसके बाद इसको आप दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं। और प्राथमिक सेल जो होता है इसे आप पुनः चार्ज नहीं कर सकते हैं। और डी ऑप्शन दिया गया साधारण सेल, तो ये सीमित उपयोग करने वाला होता है। प्रारंभिक जो कि रासायनिक सेल होता है तो ये भी आपका सीमित ही उपयोग है। हमारा प्रश्न के अनुसार यहाँ पर केवल सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? हर एक क्वेश्चन के ऑप्शन के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दे रहे हैं, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और यदि आपको जानकारी पसंद आ रही होगी तो वीडियो पर लाइक करके नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा। प्रश्न संख्या अब देखिए 40 को। प्रश्न संख्या 40 जहां पे पूछा जा रहा है कौन सा सुरक्षा उपकरण परिपथ को ओवरलोड से बचाता है। जैसे ए ऑप्शन स्विच दिया गया, बी ऑप्शन फ्यूज है, सी ऑप्शन लैंप है और डी ऑप्शन संधारित्र है। तो यहाँ पर आपका सही होगा ऑप्शन बी स्विच, सॉरी फ्यूज, क्योंकि अधिक धारा होने पर ये पिघल जाता है और परिपथ को एक तरह से सुरक्षा देता है। तो ये आपका सही होगा। स्विच तो केवल ऑन ऑफ करने के लिए होता है और लैंप जो होता है प्रकाश देने के लिए होता है। और डी ऑप्शन संधारित्र दिया गया तो ये केवल आवेश संग्रहित करता है। क्लियर है? हमारा प्रश्न के अनुसार केवल बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। साथियों देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग होता है। ए ऑप्शन ओमीटर, बी ऑप्शन वोल्ट मीटर, सी ऑप्शन मेगर, डी ऑप्शन वाट मीटर। तो यहाँ पर आपका सही होगा ऑप्शन सी मेगर। जी हाँ, यहाँ पर आपका केवल सी ऑप्शन मेगर सही होगा, क्योंकि हाई प्रतिरोध और इंसुलेशन की जो गुणवत्ता मापा जाता है वो केवल मेगर के द्वारा मापा जाता है, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और ओमीटर यहाँ पर दिया गया ए ऑप्शन, तो ये केवल विद्युत धारा आप इससे माप सकते हैं। और बी ऑप्शन वोल्ट मीटर दिया गया तो इससे आप विभवांतर मापेंगे। और डी ऑप्शन दिया गया वाट मीटर, तो वाट मीटर से आप केवल विद्युत शक्ति माप सकते हैं। क्लियर है? हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 42 जहां पे पूछा जा रहा है कि कौन सी मोटर एसी और डीसी दोनों सप्लाई पे कार्य करती है। जैसे ए ऑप्शन तुल्यकालिक मोटर, बी ऑप्शन यूनिवर्सल मोटर, सी ऑप्शन प्रेरण मोटर, डी ऑप्शन शंट मोटर। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी यूनिवर्सल मोटर, क्योंकि यूनिवर्सल मोटर जो होती है एसी और डीसी दोनों सप्लाई पे काम करती है, ये ध्यान रखिएगा। और ए ऑप्शन यहाँ पे दिया गया तुल्यकालिक मोटर, तो तुल्यकालिक जो मोटर होती है ये केवल एसी सप्लाई पे काम करती है। और सी ऑप्शन दिया गया प्रेरण मोटर, तो जो इंडक्शन मोटर होता है जिसको हिंदी में हम प्रेरण मोटर बोलते हैं, ये केवल एसी सप्लाई पे चलती है। और डी ऑप्शन शंट मोटर दिया गया है तो ये डीसी मोटर प्रकार की होती है, एसी पे नहीं चलती है, ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न के अनुसार यहाँ पर केवल बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 43 को देखिए, जहां पे पूछा जा रहा है कि डीसी को एसी में बदलने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग होता है। तो इसमें हम इन्वर्टर का उपयोग करते हैं। जी हाँ, जब भी यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि डीसी को सप्लाई को आप एसी में बदलेंगे तो कौन सा उपकरण उपयोग करेंगे, तो हम यहाँ पे इन्वर्टर का उपयोग करेंगे। बाकी रेक्टिफायर जो होता है ये एसी को डीसी में बदलता है, और इन्वर्टर जो होता है ये डीसी सप्लाई को एसी में बदलता है। और जो कन्वर्टर होता है ये सामान्य परिवर्तन का उपकरण होता है, ये ध्यान रखिएगा। और डी ऑप्शन दिया गया ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर केवल एसी सप्लाई पर ही काम करता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न के अनुसार यहाँ पर केवल सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 44 जहां पे पूछा जा रहा है कि कौन सा नियम कहता है कि प्रेरित ईएमएफ उसके कारण का विरोध करता है। यहाँ पे लिखा गया है ईएमएफ, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ध्यान रखिएगा। अब ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कौन सा नियम कहता है कि प्रेरित ईएमएफ उसके कारण का विरोध करता है। जैसे ए ऑप्शन दिया गया है ओम का नियम, बी ऑप्शन है फैराडे का नियम, सी ऑप्शन है लेंज नियम और डी ऑप्शन दिया गया कुलाम नियम। तो यहाँ पर आपका जो सही होगा वो ऑप्शन सी होगा लेंज का नियम। जी हाँ, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि लेंज का जो नियम है प्रेरित धारा की दिशा का कारण का विरोध करता है और इसी को लेकर ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा।
और ए ऑप्शन दिया गया ओम का नियम, तो ये केवल धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध में संबंध बताने का काम करता है ओम का नियम। और जो फैराडे का नियम होता है साथियों, ये प्रेरित ईएमएफ की मात्रा निर्धारित करता है। और डी ऑप्शन कूलाम का नियम दिया गया है, तो ये विद्युत आवेश के बल से संबंधित नियम है। तो प्रश्न के अनुसार यहाँ पर केवल सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 45, जहां पे पूछा जा रहा है ऑटोमोबाइल में कौन सी बैटरी उपयोग की जाती है। तो इसमें उपयोग की जाती है, ए ऑप्शन दिया गया है ड्राई सेल, बी ऑप्शन दिया गया निकेल कैडमियम सेल, और सी ऑप्शन है लेड एसिड बैटरी, और डी ऑप्शन दिया गया लिथियम सेल। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी लेड एसिड बैटरी। जी हाँ, क्योंकि हाई धारा क्षमता के कारण ये ऑटोमोबाइल में उपयोग किया जाता है लेड एसिड बैटरी। बाकी ड्राई सेल जो होता है छोटे उपकरणों में उपयोग किया जाता है, और निकेल कैडमियम जो बैटरी होती है ये तो विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण होते हैं उसमें उपयोग किया जाता है। और डी ऑप्शन दिया गया लिथियम सेल, तो ये जो होते हैं पोर्टेबल उपकरण होते हैं, अधिक इसका उपयोग किया जाता है। खासकर इस समय यहाँ पे एलईडी बल्बों में ज़्यादातर इसका उपयोग किया जा रहा है लिथियम सेल का। तो प्रश्न के अनुसार यहाँ पे जो आपका सही होता है केवल ऑप्शन सी होता है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 46 को देखिए, जहाँ पे पूछा जा रहा है कि चुंबकीय ऊर्जा संग्रहित करने के लिए कौन सा घटक उपयोग होता है। ए ऑप्शन सांधारित्र, बी ऑप्शन प्रतिरोधक, सी ऑप्शन प्रेरक, डी ऑप्शन डायोड। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, जिसको प्रेरक के नाम से जाना जाता है, जिसको हम इंग्लिश में इंडक्टर बोलते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा संग्रहित करने वाला घटक होता है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। और संधारित्र जो होता है ये केवल विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा संग्रहित करता है, और प्रतिरोध जो होता है ये ऊर्जा को उष्मा में परिवर्तित करने वाला होता है, और डायोड जो होता है ये केवल धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित करने वाला होता है। क्लियर है? आपने जो देखा होगा, जो पहले या इस समय भी आप देखे होंगे, जो यहाँ पे बनाया जाता था, जो एलईडी वाला यहाँ पे सिस्टम बनाया जाता था, एक बैटरी लग जाता था उसमें, यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगता था, डायोड लगता था। तो डायोड इसलिए यहाँ पे लगता था कि जब यहाँ पे चार्ज आप यहाँ पे करें तो वो जो है केवल धारा अंदर प्रवाहित करे। कभी कभी आपने देखा होगा कि लाइन आपका कट जाती थी, उसके बाद में इसमें बत्ती बढ़ता था, जो इंडिकेट करने के लिए होता था कि चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसमें बत्ती बढ़ता था। लेकिन कभी आपने ऐसा भी देखा होगा कि लाइन कट जाती थी और बत्ती जो है आपका बढ़ता रहता था। तो ये जो होता था सिस्टम, जब यहाँ पे उसमें डायोड नहीं लगता था तब देखने को मिलता था। लेकिन जब अब डायोड यहाँ पे लगना शुरू हो गया तो वो रिवर्स का सिस्टम नहीं होता है। तो ये जो है आपका बैटरी चार्ज के जब कट जाती है लाइन, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे बंद हो जाता है, धारा रिवर्स नहीं होती है। तो डायोड में एक ही खास बात है कि वो जो होता है एक ही ओर प्रवाहित करता है धारा, तो डायोड का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 47 को देखिए, जहाँ पे पूछा जा रहा है कि सभी इनपुट हाई वोल्टेज पर हाई होने पर कौन सा लॉजिक गेट लो आउटपुट देता है। जैसे ए ऑप्शन है आर गेट, बी ऑप्शन है नंद गेट, सी ऑप्शन है एंड गेट, और डी ऑप्शन दिया गया नॉर गेट। तो इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि नंद गेट। जी हाँ, क्योंकि सभी जो इनपुट हाई होता है तो हाई होने पर आउटपुट लो देता है। तो ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है केवल नंद गेट में, जो कि यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही दिया गया है। और ए ऑप्शन दिया गया और गेट, तो ये किसी एक इनपुट हाई होने पर आउटपुट आपको देखने को मिलेगा, ये हमेशा नहीं देखने को मिलेगा। तो प्रश्न के अनुसार यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 48, जहां पे पूछा जा रहा है स्टेप अप ट्रांसफार्मर में किस वाइंडिंग में अधिक टर्न होते हैं। जैसे ए ऑप्शन है प्राथमिक वाइंडिंग, बी ऑप्शन है द्वितीयक वाइंडिंग, सी ऑप्शन है दोनों समान, और डी ऑप्शन है कोर वाइंडिंग। तो इसमें आपका सही होगा वो केवल ऑप्शन बी होगा, द्वितीयक वाइंडिंग, मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग। जी हाँ, अधिक टर्न होने से आउटपुट वोल्टेज बढ़ता है, तो इसी को लेकर ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये आपका द्वितीयक वाइंडिंग सही हो जाएगा। प्राथमिक वाइंडिंग कहना इसलिए यहाँ पे गलत होगा क्योंकि इसमें टर्न कम होते हैं ताकि वोल्टेज बढ़ सके, और दोनों समान तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और कोर वाइंडिंग यहाँ पे दिया गया तो ये भी गलत होगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर में ऐसा कोई भी यहाँ पे कोर वाइंडिंग नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न के अनुसार यहाँ पर केवल बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं।
प्रश्न संख्या 49 जिसमें पूछा जा रहा है विद्युत झटके से सुरक्षा के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है, जैसे फ्यूज का या एमसीबी का या ईएलसीबी का या स्विच का। देखिए, एमसीबी का पूरा नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर और ईएलसीबी का पूरा नाम होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। कभी कभी ये एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विद्युत झटके से सुरक्षा के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है, तो इसमें उपयोग किया जाता है ईएलसीबी का। किसका? ईएलसीबी का। ध्यान रखिएगा, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर 50 को देखिए, जहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रवर्धन के लिए कौन सा सेमीकंडक्टर उपकरण उपयोग होता है, जैसे प्रतिरोधक, ट्रांजिस्टर, संधारित्र या प्रेरक। तो इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन बी, ट्रांजिस्टर, क्योंकि छोटे सिग्नल को बढ़ाकर प्रवर्धन कार्य जो करता है वो ट्रांजिस्टर ही करता है, इसलिए आपका यहाँ पर बी सही होगा। प्रतिरोधक क्या करता है? ये धारा नियंत्रित करता है। संधारित्र क्या करता है? तो ये आवेश को संग्रहित करता है। और डी ऑप्शन प्रेरक दिया गया, जिसको हिंदी इंग्लिश में हम इंडक्टर बोलते हैं, तो ये चुंबकीय ऊर्जा संग्रहित करता है। ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा प्रश्न के अनुसार केवल बी ऑप्शन सही हो जाता है। क्लियर है साथियों?